हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दास जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में जो 12 दिसंबर 2020 को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट का इसमें प्रश्न दिया गया है और यह सेट नंबर 13 है। इससे पहले सेट नंबर 12 तक का पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप उसे जाके विजय दास जी के जीएस पे देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें। इससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है, मायूस मत होना जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो दोस्तों, आज देखने वाले पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो कि वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 16 दिसंबर 2012 को जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, इस प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का निधन हो गया था। वह प्रसिद्ध क्या थे? देखिए, अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया था। वे क्या थे? वे एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे और यह न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। जॉन ए रेड कहाँ थे? तो न्यूजीलैंड के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इससे आप क्या देख सकते हैं कि जो वर्तमान में निधन होता है महान व्यक्तियों का, उससे संबंधित भी एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ सफल सत्याग्रह था कौन सा? पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो होगा चंपारण सत्याग्रह। देखिए, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को वापस लौटे थे तो उनके द्वारा भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह मनाता है चंपारण 1917 में। और इनको राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे इन्होंने यह बिहार का दौरा किए थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे महात्मा गांधी जी ने बिहार आए थे और इनका पहला सत्याग्रह जो था यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में था। नील की खेती से संबंधित किसानों के था। इसमें था चंपारण सत्याग्रह में था कि नील की खेती में अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती किसानों पर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती उपजाना अनिवार्य किया गया था। और नील का खेती ऐसा होता है जो कि वह जमीन को बंजर बनाता था। जहां भी नील की खेती होता था उस जगह क्या होता था? वह बंजर बन जाता था। इसीलिए किसानों ने उसका बहुत विद्रोह किया था और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण का दौरा किया था। इसके अलावा देखते हैं जो चौरा चौरी कांड, यह कब हुआ था? तो यह 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कब? चौरा चौरी कांड। अगला है वारदोली सत्याग्रह। देखिए, वारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने ही के द्वारा दिया गया है। प्रश्न पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने। अगला है दांडी मार्च। देखिए, दांडी मार्च से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो यह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अगला है समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कौन सा है? समस्तीपुर जिला जो बिहार में स्थित है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उसका नाम है। यह कहाँ है? पूसा में है। इसके अलावा देखिए, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ से ही प्रथम बार हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय से शुरुआत था। इससे प्रथम प्रणेता माना जाता है किसका? हरित क्रांति के अग्रदूत कहता है गोविंद वल्लभ पंत को। और यह 1960 से 67 के बीच में आया था। 66-67 में आया था। कौन सा? हरित क्रांति। और MS स्वामीनाथन जी थे, यह हरित क्रांति के जनक बनाते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को किसी अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन एवं निलंबन का अधिकार प्राप्त है? यह होगा अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359। देखिए, मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है? उल्लिखित है। इसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त होता है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों का? तो आर्टिकल 15, 16, 19 एवं 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 क्या है? केवल भारतीयों को प्राप्त है।
देखिए आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 धर्म जाति जन्म के आधार पे इसमें विभेद किया गया है। और आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता क्या आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी कहा था किसे, आर्टिकल 19 को। और 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए भाषा एवं लिपि का संरक्षण किसमें है, आर्टिकल 29 में है। एवं 30 में क्या है, तो शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थानों की जो स्थापना है यह आर्टिकल 30 में है। अगला है, किसके अनुसार भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या PCA के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है। तो देखिए महिला और पुरुष साक्षरता दोनों में सर्वाधिक कम किसका है, तो बिहार का है। कितना है, 51.50%। महिला साक्षरता में भारत में सबसे कम है बिहार में। एवं बिहार का जो साक्षरता है इसमें किस जिला का महिला में सबसे अधिक है, महिला पुरुष में तो क्या होगा, रोहतास का। रोहतास का साक्षरता जो है बिहार के जिला वाइज में सबसे अधिक किसका है, रोहतास का है। इसके अलावा देखते हैं भारत की साक्षरता कितना है, तो 74.04% है। और महिला साक्षरता कितना है, तो 65.4% है। राजस्थान का कितना है, 52.1% है। उड़ीसा का कितना है, 64.36% है। ये सब महिला साक्षरता दिया गया है। अगला है जैमेक्स 2020 भारत व कौन से देश का युद्धाभ्यास है। देखिए जैमेक्स जो है जो 2020 में था यह भारत एवं जापान के बीच होता है। कहाँ होता है, भारत एवं जापान के बीच। इसके अलावा पिच ब्लेंड क्वेश्चन पूछा कि पिच ब्लेंड जो एक्सरसाइज है यह किसी बीच होता है, तो भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। संप्रीति एक्सरसाइज यह भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इसके अलावा डेजर्ट नाइट एवं साइक्लोन यह सब भारत एवं UAE के बीच होता है, डेजर्ट नाइट एवं साइक्लोन। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला के किस जैन संत के साथ गया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला में किस जैन के साथ गए थे, तो कौन थे, भद्रबाहु थे। भद्रबाहु के साथ गए थे। और इनका एक जो इनका मृत्यु की प्राप्ति हुआ था यह संलेखों के दिवस हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम समय में अपना यह जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे और इन्होंने अपना मृत्यु संलेखों विधि से 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल है यह 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच है। अगला है भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है। ठीक है, पंचतीर्थ का जो संबंध है यह डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्म स्थली एवं उनके जीवन को दर्शाता है और यह एक सामाजिक समावेश है। क्वेश्चन है भारत में पंचतीर्थ जो है इसका संबंध किससे है, तो क्या होगा, सामाजिक समावेश से है, सामाजिक समावेश से। नेक्स्ट है लैंगिक समता सूचकांक का अर्थ क्या होता है। लैंगिक समता सूचकांक का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा, इनमें सभी होगा। देखिए शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति एवं बालिकाओं के साथ भेदभाव। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति एवं बालिकाओं के साथ भेदभाव। तीसरा है रोजगार के अवसरों की प्राप्ति एवं बालिकाओं के साथ भेदभाव। ठीक है, इनमें सभी होगा। और देखिए हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप जो 2024 का रिपोर्ट है यह भारत का कितना है, तो 129 है। ग्लोबल जेंडर गैप में कितना है, 129। नेक्स्ट है किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, यह होगा महात्मा गांधी ने। इसका रॉलेट एक्ट जो भारत में 1919 ईस्वी में लाया गया था इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसमें इस नियम में बिना अपील एवं बिना दलील का इसे कानून कहा जाता है। अगला है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है। देखिए राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। देखिए किसी भी राज्य को बढ़ने के लिए उसके 4 तत्व मूल रूप से हैं। मूल रूप से 4 तत्व होना चाहिए, जैसे भूभाग होना चाहिए, किसी भी राज्य का अपना भूभाग होना चाहिए। दूसरा जनसंख्या होना चाहिए। तीसरा सरकार होना चाहिए। और चौथा है संप्रभुता। ये चारों तत्व मिलकर ही किसी भी राज्य का निर्माण होता है। तो सबसे प्रमुख कौन सा इसमें है, संप्रभुता है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन आता है। देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र जो है यह गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसका गठन वर्ष 2006 में किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कब हुआ था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा चुका है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का शुरुआत वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। सॉरी, बेटी बचाओ बेटी 2015 में था और वर्ष 2014 में था जनधन योजना। भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की जो योजना है वह जनधन योजना है। इसका शुरुआत वर्ष 2014 में हुआ था, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह वर्ष 2015 में हरियाणा के झज्जर से शुरू किया गया था।
अगला है, भारत के सबसे लंबे रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? देखिए, भारत के सबसे लंबे रोपवे का शुभारंभ यह जो असम के गुवाहाटी में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम के गुवाहाटी में। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह क्या है? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है? क्या होगा? कांगेर घाटी। देखिए, कांगेर घाटी जो है यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। इससे एक प्रश्न पूछता है कि कांगड़ा घाटी कहाँ है? कांगड़ा घाटी जो है यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसके अलावा माधव कहाँ है? माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछता है कि हरेली त्योहार है यह कहाँ मनाता है? यह भी छत्तीसगढ़ मनाता है। हरेली कहाँ मनाता है? छत्तीसगढ़ में। और हरेला जो पर्व है यह उत्तराखंड मनाता है। देखिए, हरेली हो गया छत्तीसगढ़ और हरेला हो गया कहाँ? उत्तराखंड। और कांगेर घाटी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और कांगड़ा घाटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इसे आप ध्यान रखिएगा, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ और कांगड़ा घाटी जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का संवैधानिक दर्जा नियमानुसार हुई है। किसके नियमानुसार हुई है? यह होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों के द्वारा। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। और यह महात्मा गांधी की प्रबल इच्छा को पूर्ति के, यह प्रबल इच्छा था इनका कि भारत में क्या हो, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो। और यह आर्टिकल 36 से 51 बीच में उल्लिखित है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारत के संविधान में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। और यह जो पंचायती राज व्यवस्था है यह आर्टिकल 40 में उल्लिखित है। पंचायती राज किसमें है? आर्टिकल 40 में है। इसके अलावा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहता है एवं मौलिक अधिकारों की चर्चा किसमें है? तो यह अमेरिका द्वारा लिया गया है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की आत्मा ये प्रस्तावना कहता है, जबकि डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को आर्टिकल 32 को कहा है। आर्टिकल 32 को, जो कि एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहे हैं? संविधान की आत्मा कहे हैं। अगला है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDIA, इसे हम आधार कार्ड बोल सकते हैं, योजना की शुरुआत कब हुआ था? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDIA योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2009 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2009 में। इससे एक प्रश्न पूछता है कि भारत के जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कितने संख्या होते हैं? यह प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है कि भारत के जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड संख्या में कुल नंबरों की संख्या कितना होता है? टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो क्या होगा? यह टोटल 12 डिजिट होते हैं। तो इससे आप प्रश्न अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसमें पूछा है किसका? आधार कार्ड का, तो किसी भी एग्जाम में पैन कार्ड का भी पूछ सकता है। इस प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। अगला है, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियन 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखिए, माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में नीलकंठ भानु प्रताप जीते हैं। कौन जीते हैं? नीलकंठ भानु प्रताप। यह कहाँ हुआ था? यह लंदन में आयोजित किया गया था। इसके विजेता कौन रहे हैं? नीलकंठ भानु प्रताप। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आप जानते होंगे कि आर्य समाज के संस्थापक है, यह 1875 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में था। और यह दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा वर्ष 1875 में, इसका मुख्यालय उस टाइम लाहौर में था। और इनका एक और लोकोक्ति पूछता है कि वेदों की ओर लौटो, यह कथन किनका है? वेदों की ओर लौटो एवं स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी ने किया था। एवं वेदों की ओर लौटो भी किनका कथन है? दयानंद सरस्वती का। और इन्होंने 1875 में क्या किए थे? आर्य समाज का स्थापना किए थे। अगला है, राजा राम मोहन राय। देखिए, इसे देखते हैं। इन्हें भारत का वयोवृद्ध अग्रदूत या निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और इन्होंने भी कुछ संस्था का स्थापना किया था, जिससे आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में कोलकाता में किए थे। और यह हाल ही में बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर में यह प्रश्न पूछा गया था कि आत्मीय सभा का स्थापना कौन किए थे? तो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। एवं ब्रह्म समाज, यह प्रश्न कई बार रेलवे, SSC एवं विभिन्न एग्जाम पूछा चुका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? 1828 में किए थे राजा राम मोहन राय। यह प्रश्न ईजी है, लेकिन हाल ही में जो पूछा गया बिहार दरोगा में आत्मीय सभा के बारे में पूछा गया था। कल है विवेकानंद। देखिए, इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 में किए थे विवेकानंद।
कब के थे? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झील क्षुद्र ग्रह से टकराकर बनी है? देखिए, भारत का कौन सा झील है जो क्षुद्र ग्रह से टकराकर बना है? इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। इस झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। या कहाँ है? लोनार, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, और यह क्षुद्र ग्रह के टकराने से जो वहाँ पे गड्ढा हो गया था, उसी के कारण यह बहुत बड़ा झील बन चुका है। इसका नाम क्या है? लोनार झील। और यह कहाँ है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। इसके अलावा देखते हैं पुलिकट झील। यह भी झील अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिकट जो है यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच स्थित है। पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कौन सा? पुलिकट झील। इसके अलावा चिल्का झील। चिल्का झील जो कि भारत की एक सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील किसे कहते हैं? वैसा झील जो समुद्र से कनेक्टेड हो या समुद्र के आसपास हो, मतलब उसका कोई एक भाग समुद्र से जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो लैगून झील है यह कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। इसके अलावा कोल्लूर झील कहाँ है? तो कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश में है। अगला है, भारत की संसद निम्नलिखित में से शामिल है। देखिए, भारत की संसद में कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारत की जो संसद है इसके प्रमुख 3 अंग हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं क्या है? राष्ट्रपति। देखिए, आर्टिकल 79 में क्या है? संसद का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 79 में किया गया। इसे आप याद रखते हैं सरला या सरल, सरला के द्वारा याद रख सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा एवं संसद। आर्टिकल 79 स से क्या हो गया? संसद हो गया। इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में है। और र से हो गया राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 80 में है। ला से हो गया लोकसभा। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है। इसे याद रख सकते हैं क्या? सरला 79, 80, 81। संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 79, 79, 80 एवं 81 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आभासी भारत का अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन किस वर्ष किया गया? ठीक है, प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन 2020 में कब किया गया? कब होगा? 16 अक्टूबर, अक्टूबर को हुआ था। देखिए, FAO के जो स्थापना है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन एवं कृषि संगठन का स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के रोम में है। और इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो अक्टूबर मनाया जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्टूबर को। पंचायत का वित्तीय स्थिति समीक्षा कौन करता है? देखिए, FAO से एक प्रश्न और आ जाता है कि भारत में जो चावल अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ है? तो उड़ीसा के कटक में है। भारत में चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में है। एवं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में है। प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में है। एवं भारत में चावल एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है भारत का? तो कटक उड़ीसा में है। अगला है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? इसका होगा राज्य वित्त आयोग। देखिए, पंचायत की जो वित्तीय समीक्षा है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है या राज्य का वित्त आयोग करता है। और इसका चुनाव जो है, इसका गठन हर एक 5 वर्ष पे किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है और यह पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जांच करता है। अगला प्रश्न है, लद्दाख के उपराज्यपाल किसे चुना गया है? यह पुराना क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा कर सकते हैं, लद्दाख का जो पहला गवर्नर थे कौन थे? क्या? राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? RK माथुर। अब देखिए, लद्दाख का गठन कब किया था? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर को अलग किया कब से? लद्दाख और जो जिला बना है यह 31 अक्टूबर 2019 को बनेगा। पहला। अगला है, देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिए, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे यह लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। इसके अलावा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। बंगाल का अंतिम जो जनरल थे, बंगाल का अंतिम एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। देखिए, कुछ प्रश्न पूछा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। और देखिए, बंगाल का अंतिम एवं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था।
अगला देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में, यह 1853 में, इसका शासनकाल कब था? 1853 का था, और 1853 में इन्हें हड़प नीति के जन्मदाता के नाम जानता है। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति के प्रणेता कहा जाता है, और इन्होंने 1853 में 16 अप्रैल 1853 में भारत में क्या रेल पथ का शुरुआत किया था। रेल का शुरुआत भारत में इसी के शासनकाल में हुआ था, कब? 1853 में। अगला है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यह वीवीआई है। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है? कौन सा स्थान सूफी सर्किट का भाग क्या होगा? खानशाह मुनियमिया खानकाह मुनियमिया जो है यह भारत का प्रथम सूफी सर्किट मनाता है। देखिए, देश का पहला सूफी सर्किट रिसर्च सेंटर कहाँ है? देश का पहला सूफी रिसर्च सेंटर जो है यह खानकाह मुनियमिया में है, और ये कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना जिले में है। नेक्स्ट है दिल्ली में लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में लाल किला है, इसका निर्माण तो कौन किया था? शाहजहां ने करा था। लेकिन लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब द्वारा किया गया था। दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब किया था, और इन्होंने ही बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया था, जिसे फूहड़ ताजमहल या ताजमहल का फूहड़ नकल कह सकते हैं, कहा जाता है। किसे? बीबी का मकबरा को ताजमहल का फूहड़ नकल। इसके अलावा जहांदार शाह क्या लंपट मूर्ख के नाम से कौन जाता है? जहांदार शाह। निश्चय सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता वाले वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है किसमें? उष्णकटिबंधीय वन में। देखिए, सबसे अधिक संख्या में एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पतियों जीवों में पाया जाने वाला संभव क्या है? उष्णकटिबंधीय वन में है। अब देखिए, जैव विविधता दिवस कब मनाता है? 22 मई क्या मनाता है? जैव विविधता दिवस। इसके अलावा इकोसिस्टम शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। इकोसिस्टम का जो शब्द का प्रयोग है पहली बार एजी टॉन्सले द्वारा किया गया था। अगला है भारत में स्वर्ण का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? देखिए, स्वर्ण का जो उत्पादन है यह भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में क्या है? कोलार गोल्ड कहाँ है? एवं रायचूर कोलार गोल्ड कारखाना है, कर्नाटक में है। अगला है 2020 में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता है? यह होगा लुइस हैमिल्टन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। अगला है लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम। और कोलार गोल्ड कहाँ से संबंधित है? यह होगा कर्नाटका से है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का कम प्रकीर्णन। देखिए, बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का कम प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। जैसे लाल का क्या है? प्रकीर्णन कम होता है एवं तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए सूर्य क्या होता है? सूर्योदय या तो सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। और सर्वाधिक विक्षेपण किस किरण का होता है? तो बैगनी का होता है। इसलिए आकाश क्या होता है? आसमान नीला दिखाता है, चूंकि वह किरण सर्वाधिक रूप से फैल जाता है आकाश में ही, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? देखिए, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का इकाई है। किसका है? दूरी का। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर 12 रहेगा तो किलोमीटर हो जाएगा, एवं 15 तो क्या होगा? मीटर में होगा। अब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके अलावा पार्सेक क्या है? पार्सेक जो है यह सबसे बड़ी मापक इकाई है दूरी का। एक पार्सेक में क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। कई बार प्रश्न पूछेगा कि पार्सेक क्या है, तो यह भी क्या है? दूरी का मात्रक। एवं प्रकाश वर्ष क्या है? यह भी दूरी का मात्रक है। एक पार्सेक वर्ष कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगला है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन में कितना होता है? देखिए, पृथ्वी से पलायन में कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी का पलायन में कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर इतना स्पीड से किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी पर से फेंकते हैं तो वह दोबारा क्या होगा? पृथ्वी वापस नहीं लौटेगा, और यह पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा? ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहेगा। चंद्रमा का कितना है? 2.4% के आसपास है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास है।
चंद्रमा का, पृथ्वी का कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाता है? ये होगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? प्राथमिक सेल होगा, प्राथमिक सेल या बैटरी। देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्राथमिक सेल बदलता है, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो हो गया, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। इसके अलावा अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेटर यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सॉरी, अल्टरनेटर है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके अलावा और प्रश्न पूछेगा कि बल्ब, विद्युत का जो बल्ब है यह क्या करता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला है, किलोवाट घंटा इकाई है किसकी? किलोवाट घंटा इकाई जो है यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। केवी, किलोवाट घंटा किसका है? विद्युत ऊर्जा का। जबकि विद्युत वोल्टता का इकाई क्या है? वोल्ट होता है। अब विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर होता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा होता है। सॉरी, अवतल दर्पण नहीं होगा, अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं? तो वैसा आंखों की वैसी परेशानी जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखती है परंतु दूर की नहीं, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। ऐसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है आंखों में। उसके अलावा एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, जो हाइपरमेट्रोपिया है यह दूर दृष्टि दोष से कहते हैं। इसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है परंतु नजदीक का नहीं, उसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला है, फ्यूज तार सबसे उपयुक्त है। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, फ्यूज जो बनता है यह पीवी प्लस एसन, सीसा एवं टीन का मिश्रण है। क्या फ्यूज तार? इसका क्या गुण होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक, उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक होना चाहिए फ्यूज का विशेषता। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक। अगला है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? देखिए, इंद्रधनुष बनने का कारण है यह पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तब पानी के बूंद जो है यह सूर्य के प्रकाश पर अपवर्तन एवं परावर्तन होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। अब देखिए, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होते हैं इसमें बाहर के साइड कौन सा रंग होता है? लाल होता है, एवं भीतर को कौन सा होता है? बैंगनी होता है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक आईसी चिप का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, आईसी चिप का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्या होगा? एकीकृत परिपथ। ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जानते होंगे 7.4 होता है। देखिए, 7 जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारीय कहलाता है। और 7 पीएच मान किसका होता है? तो उदासीन का होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन होता है। और एक प्रश्न पूछता है, जो शुद्ध जल होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल जो है यह विद्युत का कुचालक बनाता है, और इसका पीएच मान कितना होता है? पूरे 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट है, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाता है? देखिए, जैव विविधता कब मनाता है? तो 22 मई को। इसके अलावा पृथ्वी दिवस कब मनाता है? तो 22 अप्रैल को मनाता है। और 22 मार्च को क्या मनाता है? तो जल दिवस एवं बिहार दिवस। एवं 20 मार्च को क्या मनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाता है। और 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस मनाता है। कब? 20 मार्च को ही। इसका थीम क्या रखा गया था? आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। इसके अलावा जून में 5 जून को क्या मनाता है? याद रखिएगा, 5 जून को क्या मनाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। एवं 14 जून को जो है ये क्या मनाता है? तो ब्लड डोनर डे, विश्व ब्लड डोनर डे कब मनाता है? 14 जून को, रक्तदाता दिवस। अगला है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह होगा पक्षी के लिए। इसका देखिए पुराना नाम घाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। केवलादेव का क्या है? घाना पक्षी अभ्यारण्य। और कहाँ है? राजस्थान में। यह पक्षियों के लिए जानाता है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध यह ग्लोबल वार्मिंग से है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैसें कई हैं, जैसे जलवाष्प है, मीथेन है, CO2 है, CFC है एवं N2O है। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था यह ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में ही 1997 में हुआ था। इसके अलावा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब किया था? देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है यह ब्राजील में हुआ था। कब? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर जो है रियो डी जेनेरियो में है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला है, कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में भेद करता है? देखिए,
पादप एवं जंतु कोश का विभेद जो करता है यह कोशिका भित्ति करता है। क्योंकि पादप वर्ग के जितने भी पौधे हैं इसमें क्या पाते हैं, कोशिका भित्ति पाता है, एवं जंतु जो है इसमें क्या पाता है, कोशिका झिल्ली पाता है। कोशिका झिल्ली किसमें हो गया, जंतु वर्ग में हो गया, एवं कोशिका भित्ति हो गया पादप वर्ग में। अगला न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, तो जानते होंगे इसका एक सूत्र होता है ईट पर नाच। ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन से हो गया, इलेक्ट्रॉन से होगा थॉमसन, अपर प से होगा प्रोटॉन का रदरफोर्ड, प और से हो गया प का प्रोटॉन और रस से रदरफोर्ड, और नाच न्यूट्रॉन का चैडविक। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड हो गया और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक हो गया। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है डोडो क्या है, तो डोडो जो है यह एक विलुप्त पक्षी है। डोडो जो कि मॉरिशस का स्थानीय पक्षी है, अब नहीं है, था। डोडो मॉरिशस का जो स्थानीय पक्षी था यह एक विलुप्त पक्षी है। अब देखिए कोई भी जीव जंतु जब विलुप्त होता है तो उसे रेड डाटा बुक में उसे लिस्टेड किया जाता है। प्रश्न पूछेगा कि विलुप्त पक्षियों को किसमें लिखा जाता है, तो क्या होगा, रेड डाटा बुक। या तो प्रश्न पूछेगा कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो विलुप्त हुए पशु पक्षियों से संबंधित है, क्या, रेड डाटा लिस्ट या बुक। कोनाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है, देखिए कोकाइन जो है यह एक मादक पदार्थ है। इसके अत्यधिक खुराक लेने से हेलुनेशन होता है, विभ्रम, मस्तिष्क काम करना बंद करता है, इसके सामने नजर के सामने अत्यंत अजीब सी घटना होने लगता है। यह एक उत्तेजक मादक पदार्थ है, मतलब अत्यधिक नशा होने के बाद उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, विभ्रम कहते हैं। इसके अलावा हाइपोक्सिया क्या है, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी जो होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो स्थिति उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। इसके अलावा एपिलेक्सी, यह क्या है, एपिलेक्सी जो है यह मृगी है। और इंसोमिनिया, यह क्या है, अनिद्रा है। इंसोमिनिया की परिस्थिति है क्या है, अनिद्रा कहती है। इसके अलावा ओनिरोलॉजी, देखिए ओनिरोलॉजी क्या है, यह सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनिरोलॉजी कहलाता है। और ऑर्निथोलॉजी जो है यह पक्षियों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी क्या होगा, पक्षियों का अध्ययन, और ओनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड अवस्था होता है, क्या होगा, हमेशा सीधा होता है। पूरा ऊर्जा पिरामिड जो है यह हमेशा सीधा होता है। और यह 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। 10% ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है यह लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। और ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। अगला है कौन सा विकिरण का सबसे कम तरंग होता है, अल्फा बीटा गामा जो है इसमें किस विकिरण का तरंग सबसे कम होता है, तो क्या होगा, गामा का। सबसे अधिक किसका होता है, अल्फा का। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है अल्फा का, एवं सबसे कम किसका होता है, गामा का होता है। कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है, क्या होगा, पादप, टिड्डा और पक्षी। देखिए पादप को खाता है टिड्डा, और टिड्डा को कौन खाएगा, पक्षी खाएगा। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, सही है। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, तो होगा तमिलनाडु में। 4900 मेगावाट का उत्पादन कहाँ किया था, तमिलनाडु में। अगला है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, देखिए यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। इसका सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, आप जानते होंगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जीरोप्लेथेमिया और रतौंधी नामक रोग किस होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग किस होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। इसका फुल रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोल। विटामिन के का क्या होता है, फिलोक्विनोल होता है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला है सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए वर्णक का नाम क्या है, तो क्लोरोफिल। देखिए सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करने वाला वर्णक है उसे क्लोरोफिल कहता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाता है, तो पत्तियों के जो हरे भाग होते हैं एवं जितने भी पेड़ पौधे के हरे भाग हैं उसमें क्लोरोफिल पाता है। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछता है कि क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या पाता है, क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा धातु पाता है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम नामक तत्व पाता है। अगला है सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। देखिए पृथ्वी पर जो प्राप्त जितने भी बल हैं उसमें सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो गुरुत्वीय बल होगा। सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वीय बल। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। एवं सर्वाधिक मजबूत बल कौन सा होता है, तो नाभिकीय बल होता है। सर्वाधिक मजबूत बल कौन सा होगा,
नाभिकीय बल एवं सर्वाधिक दुर्बल बल कौन सा होगा? तो गुरुत्वीय बल होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह होगा, उसका समस्या होगा आपके एक एक वाक्य तुल्य हुए हैं। अगला है किस समूह के सभी गति के अनेकार्थक हैं? गति के अनेकार्थक क्या है? चाल, हालत एवं मोक्ष, ये सब क्या है? गति के अनेकार्थ हैं। प्रकृति शब्द में सही विलोम का चयन कीजिए। क्या होगा? निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? निवृत्ति होता है। उद्भव शब्द का चयन कीजिए। उद्भव, ये क्या होगा? दीठी। दीठी जो है या उद्भव, तत्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा? दीठी होगा, तत्भव। देखिए तत्भव जो है यह मूल रूप से जो देशज भाषा है इससे लिखित किए गए हैं, एवं तत्सम जो होते हैं, जो मैक्सिमम जो संस्कृत से शब्द लिए गए हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे दधी, द्रोण, दीपक, ये सब क्या है? तत्सम है। संस्कृत के मैक्सिमम वर्ड क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। एवं जो आम बोलचाल की भाषा में देशज शब्द को हम तत्भव कहते हैं। तत्सम और तत्सम सब क्या होता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से मत्स्य का विलोम क्या होगा? मर्त्य। मर्त्य का विलोम क्या होगा? अमर होगा। किस विकल्प का सही विलोम शब्द नहीं है? इसका क्या होगा? आहार का भोजन, ये समानार्थक है, जबकि देव का दानम ये विलोम है। नया का पुराना यह विलोम है। अपना का पराया भी क्या है? विलोम है। शतावधानी शब्द किसके लिए बना है? देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न क्या बनते हैं? पूछ जाते हैं। तो शतावधानी क्या होता है? 100 वर्ष की आयु वाला, ये गलत होगा। एक साथ 100 बातों को याद रखने वाला क्या कहलाता है? शतावधानी कहलाता है। शतावधानी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण का विलोम होता है? आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो क्या होगा? आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, विकर्षण। कौन शब्द तत्सम है? तत्सम क्या होगा? मत्स्य। देखिए मत्स्य जो है, दुग्ध हो गया, ये सब क्या है? तत्सम है। चूंकि यह संस्कृत से लिए गए वर्ड है और मैक्सिमम संस्कृत के वर्ड क्या होते हैं? तत्सम कहलाते हैं। एवं मोर, मक्खी, मोठा, ये मिठाई सब क्या है? तत्भव शब्द है। अगला है कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है? क्या होगा? भेंक। भेंक जो है या मेढक का होता है, जबकि वली, वैली, पताण ये सब क्या है? लता का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखिए है, कौन सा शोभा का पर्यायवाची शब्द है? तो शोभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यह होगा सुषमा। अगला है कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? यह होगा सम्यक, जबकि दामिनी, चपला, दलित सब क्या है? यह बिजली के पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, क्या होगा? सूतपुत्र। सूतपुत्र जो है यह कर्ण का पर्यायवाची है, जबकि गुंडाकेश, कांते, सब्यसाची यह क्या है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। अगला है किसका वर्तनी अशुद्ध है? यह होगा निवृत्ति। इसमें देखिए दीर्घई कार से होगा ती, क्या होगा? दीर्घ। सही विलोम क्या है? तीव्र का मंद। यह क्या होगा? तीव्र का मंद। तो दोस्तों यहाँ तक हम सब क्वेश्चन सब देख चुके हैं। जितने भी जीके जी सब हिंदी के प्रश्न थे ये सब देख चुके हैं। और वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।